गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में कि कैसे कंपनियों ने या मुख्य तौर पे कहेंगे कि अंग्रेजों ने खुद को भारत में मजबूती से स्थापित किया और भारत में शासन करने लगे। और उसकी पटकथा किसने लिखी तो वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। हम जानते हैं कि अंग्रेजों को भारत में सुदृढ़ रूप से स्थापित करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। 1756 ईस्वी में जो काल कोठरी की घटना घटित हुई थी उसको बेस बना के अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो घटना घटित हुई थी उसको बेस बना करके सिराजुद्दौला पे हमला किया और उसके सेनापति मीर जाफर को मिला करके सिराजुद्दौला को हरा करके बंगाल पे कब्जा कर लिया। और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हीरो बनकर उभरा रॉबर्ट क्लाइव। और जब सिराजुद्दौला को, जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, अंग्रेज हराने में कामयाब हो गए और रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में, तो उन्होंने खुश होकर बंगाल का गवर्नर बना दिया रॉबर्ट क्लाइव को। यहीं से अंग्रेजों के उत्थान का क्रम भारत में मुख्य रूप से शुरू होता है। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बहुत चतुर एक सेनापति था अंग्रेजों का, वो बंगाल का पहला गवर्नर बनता है, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया युद्ध में, युद्ध तो प्लासी का हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार तो यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर दे। तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया। हालांकि वो छल द्वारा हराया रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को और बंगाल का गवर्नर बना। और ये बंगाल का गवर्नर बनने के बाद कुछ विशेष कार्य करना शुरू किया जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। अब ये है कि द्वैत शासन क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं। शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब को दे दी। शासन जो है कि जो राजकाज है कैसे चलेगा, अंग्रेजों को उस समय वहाँ के लोकल के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने शासन चलाने की जिम्मेदारी, खुद को जानते थे कि कठिनाई हो जाएगी, तो वो नवाब के पास ही रहने दिया। परंतु राजस्व, सैनिक और विदेश व्यापार मामले अंग्रेजों के अधीन आ गए। कह सकते हैं कि मलाई वाला विभाग या मलाई वाला क्षेत्र इन्होंने अपने पास रख लिया। राजस्व से संबंधित, सैनिक से संबंधित और विदेश से व्यापार का जो अधिकार था, ये अंग्रेजों ने, जो जिससे कि कमाई हो सकती थी, या कह सकते हैं कि जो मलाई का डिपार्टमेंट था वो अपने पास रख लिया और नवाब को शासन चलाने की जिम्मेदारी दे दी, यानी कि कठपुतली नवाब बनने लगे। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बना था मीर जाफर, जिसको हम कठपुतली नवाब के रूप में भी जानते हैं। और दीवानी का अगर दीवानी की भी बात करें तो दीवानी के अंतर्गत ये सब आता है, तो दीवानी का अधिकार इन्होंने खुद रख लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद इसने कुछ सुधार भी किया अपने सेना में, जिससे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। इसने सैनिकों को उपहार देने पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि सैनिक उपहार के रूप में घूस लेते थे और उपहार का नाम दे देते थे उसे, और इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने उपहार पे ही पूरी तरह से बैन लगा दिया। उसके बाद जो सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था उस पे भी रोक लगा दी रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको लोगों ने कुछ उपाधियां दिया है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला, रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा था बर्क ने। भविष्य का अग्रदूत कहा था पीवल स्पीयर ने। तो ये सब कथन परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, तो हम इसको याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला बर्क, किसने कहा था? बर्क ने। भविष्य का अग्रदूत कहा था पीवल स्पीयर ने।
ये जो बर्क है, हम आगे चल के देखेंगे कि जब वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा और वापस इंग्लैंड जाएगा पीस इंडिया एक्ट का वजह से विद्रोह का रिजाइन देके, तो वहाँ बर्क ने उस पर महाभियोग लगाया था। तो वो वहाँ पे भी हम कवर करेंगे। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। और पूरे बंगाल को अपने सामने झुकाने वाला रॉबर्ट क्लाइव का अंत दुखद हुआ। उसने आत्महत्या कर ली और इसका अंत आत्महत्या के साथ हुआ। और हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। एक बार प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से 1760 ईस्वी तक था, और दूसरी बार जब आया बक्सर का युद्ध, जब हेक्टर मुनरो जीता, तो हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि हेक्टर मुनरो को उतनी जानकारी नहीं थी बंगाल के बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया संधि करने के लिए। 1765 ईस्वी में आता है और इलाहाबाद की 2 संधियां हुई जिसको हम वहाँ पढ़ चुके हैं। और उस दौरान वो 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। तो अगर प्रथम बार की बात करें 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक रहा रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद 1760 ईस्वी में हालवेल रहा। बहुत ही कम समय के लिए रहा, परंतु हालवेल रहा। ये हालवेल वही है जो काल कोठरी की घटना के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि काल कोठरी की घटना में ये भी कैद हो गया था और 23 बचने वाले लोगों में ये भी एक था। क्योंकि काल कोठरी की घटना जो कि कलकत्ता में 1756 में घटित हुई थी, उसमें सिराजुद्दौला ने एक छोटे से रूम में 146 लोगों को कैद कर दिया था, जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी और 23 लोग बचे थे। उन्हीं 23 लोगों में था हालवेल, और ये अल्प समय के लिए बंगाल का गवर्नर बना। काल कोठरी की घटना का जिक्र इसने किया था। तो 1757 से 1760 रहा रॉबर्ट क्लाइव, और 1760 ईस्वी में थोड़े समय के लिए हालवेल रहा। आगे हम देखते हैं कि जब हालवेल 1760 में अल्पकाल के लिए बना, तो उसके बाद जो बना हेनरी वेंसीटाट, जो 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसके समय एक इम्पॉर्टेंट जो इसका तथ्य है उसको याद रखना पड़ता है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर, तो बक्सर के युद्ध के समय कंफ्यूजन ये हो जाता है कि गवर्नर पूछ देता है, कभी कभी तो लोग हेक्टर मुनरो को टिक कर देते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला सेनापति था, न कि बंगाल का गवर्नर था। उस समय बंगाल का गवर्नर हेनरी वेंसीटाट था। इस तथ्य को हम कंप्लीटली याद रखेंगे कि उस समय गवर्नर यदि पूछता है हमसे बंगाल का, तो हेनरी वेंसीटाट था। और उस समय बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति जो था वो था हेक्टर मुनरो, जो त्रिगुट सेना से लड़ा था। त्रिगुट सेना में थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसके बाद 1764 के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हमको याद होगा 12 अगस्त और 16 अगस्त को। और ये संधि 1 साल बाद इसलिए हुई थी क्योंकि बंगाल के विषय में तत्कालीन गवर्नर या सेनापति को उतना पता नहीं था, तो उसके लिए रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया गया, तो इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। और जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, तो 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक फिर से बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहा। और फिर 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक वेरे लास्ट रहा। तो जो हम द्वैत शासन पढ़े हैं, तो द्वैत शासन जब लागू हुआ था तो वो बक्सर के युद्ध के बाद लागू हुआ था। इस चीज को हम याद रखेंगे, क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड था, इसलिए हम उसको पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो वेरी लास्ट के बारे में उतना इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं है, तो बस इसका क्रम याद रखने के लिए 1767 से 1769 ईस्वी तक वेरी लास्ट का बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्यकाल था, तो हम इसको याद रखेंगे। फिर 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक जॉन कर्टियर का शासनकाल था। इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं है, तो इसको भी बस कार्यकाल के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बनता है 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी से बंगाल का गवर्नर रहा, बंगाल का गवर्नर। परंतु 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाने के बाद बंगाल के गवर्नर को उसमें हम मद्रास को, बम्बई को अगर इसके अधीन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अधीन रख दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि बंगाल के अधीन आ गए मद्रास और बम्बई। उस समय तत्कालीन बंगाल में बिहार, उड़ीसा और ये जो वर्तमान में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया है, ये सब बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। 1912 ईस्वी से बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया और 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ये सब तथ्य हैं। तो फिर वारेन हेस्टिंग बना, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत ये 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और उस समय मद्रास, बम्बई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया गवर्नर जनरल का। कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल, जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कंपनी के अधीन था। कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया। उस समय कोषागार मुर्शिदाबाद में हुआ करता था, जिसको वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता ले गया। और बंगाल में अभी हमने बोला कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र जो वर्तमान में अलग हो चुके हैं, उस समय बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। तो यदि हम इनके क्रम की बात कर लें बंगाल के गवर्नर की, तो था सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक, और 1760 ईस्वी में हालवेल अल्पकाल के लिए बना, और 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक हेनरी वेंसीटाट था, और 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी फिर से रॉबर्ट क्लाइव था, और 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक वेरे लास्ट था, और फिर 1769 से 1772 तक जॉन कर्टियर था। तो इस क्रम को याद रखेंगे। और 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स था, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और मद्रास और बम्बई इसके अधीन आ गए। 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई। उस समय शासनकाल 1774 से 85 का ही काल चल रहा था। हम देख सकते हैं 1781 वारेन हेस्टिंग का। तो प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई 1781 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। एक एक पॉइंट है जो इसके कार्यकाल के समय जो घटनाएं हुई उसको हम याद करते हुए चलेंगे। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस से इसने कराया। अंग्रेजी में अनुवाद, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया अक्सर पूछ देता है, तो विलियम विल्किंस हम याद रखेंगे। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा किया गया। चला मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन वारेन हेस्टिंग ने बंद करवा दी। हम बक्सर के युद्ध में पढ़े थे कि शाह आलम द्वितीय को पेंशन पे भेज दिया गया था 26 लाख रुपए सालाना, उसको इसने बंद करवा दिया वारेन हेस्टिंग ने। 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र जेन ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया।
ये पहला समाचार पत्र के रूप में हम इसको याद रखेंगे। बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब? 1780 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट का घोषणा किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट एक तरह से विवादित रहा। इसने 1773 में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, परंतु बहुत कुछ परिवर्तन भी किया। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और इसी एक्ट के वजह से वारेन हेस्टिंग के काफी बदनामी हुई और उसे बाद में इस्तीफा देना पड़ा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। यहाँ पे हम याद रखेंगे। और जब ये पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा विवादित हो जाने पे जब ये इस्तीफा देके इंग्लैंड पहुंचा, तो वहां पे बर्क द्वारा इस पे महाभियोग लगा दिया गया, क्योंकि इस पे बर्क ने एक इल्जाम लगाया कि इसने ब्राह्मण नंद कुमार को गलत तरीके से फांसी दिलवा दी थी। परंतु 1795 ईस्वी में ये महाभियोग विफल रहा और इसको बरी कर दिया गया, इससे वारेन हेस्टिंग को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना, और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग। तो ये हम वारेन हेस्टिंग के बारे में इतना पढ़े। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में एक बार हम फिर से यदि रिपीट कर लें तो जल्दी जल्दी हम देख सकते हैं कि इसके कार्यकाल में क्या क्या हुए। तो अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें तो हम यहाँ पे 1780 में बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा याद रखेंगे, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट याद रखेंगे, और जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 ईस्वी में की गई, ये हम याद रखेंगे। इसके समय में कलेक्टर को फौजदारी का अधिकार हुआ करता था, जो आगे चल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरे जिले का अधिकार कलेक्टर को बना दिया। अब हम आगे देखेंगे मैकफर्सन और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। वारेन हेस्टिंग के बाद जब वो 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, उसके बाद सर जॉन मैकफर्सन अस्थायी बंगाल का गवर्नर जनरल रहा 1785 से 1786 ईस्वी तक। और 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के इंग्लैंड से भेजा गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अमेरिका में एक पराजित सेनापति था, परंतु इसकी योग्यता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने इसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक रहा, और दूसरी बार 1805 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। तो हम याद रखेंगे कि एकमात्र अंग्रेज जो बंगाल का 2 बार गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसने बहुत से सुधार कार्य किए, उसको हम देखते हैं। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए। इसने जिले का जो समस्त अधिकार है, जो आज भी है, वो कलेक्टर के पास ही है, जो ये कार्य किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इससे पहले वारेन हेस्टिंग के समय सिर्फ कलेक्टर को फौजदारी का ही अधिकार हुआ करता था, परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए। इसने फौजदारी अदालत को बंद कर दिया, फौजदारी अदालत को बंद कर दिया, और उसकी जगह 4 चलायमान अदालतों का निर्माण किया, जिनमें से 3 बंगाल के लिए कार्य करती थी और 1 बिहार के लिए। ये 4 अदालतें जो थी, 3 बिहार के लिए कार्य करती थी और 1
तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए कार्य करती थी। ये लोगों का केस घर घर जाके सुनती थी। और 1793 ईस्वी में इसने कार्नवालिस कोड का निर्माण किया, जिसके द्वारा इसने समस्त शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। हम कह सकते हैं कि बंटवारा कर दिया। तो कार्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने किया। और 1793 ईस्वी में ही स्थायी बंदोबस्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कार्नवालिस के संबंध में, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसके द्वारा जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। 10/11 भाग, लगभग हम कह सकते हैं कि 90%। 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग भूस्वामी खुद रखता था, या जमींदार हम कह सकते हैं कि खुद रखता था। तो इसको लगभग के अगर हम देखेंगे तो 10%। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 90% कंपनी ले लेता था और 10% जमींदार के पास रहता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी जॉन शोर ने। जॉन शोर उस समय अधिकारी था या कार्य करता था बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तो स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी उस समय जॉन शोर ने। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। इस चीज को हम याद रखेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार भू राजस्व तय करने के लिए स्वतंत्र थे। यदि हम बात करें इसके भू राजस्व के संबंध में, तो जमींदार जो होते थे स्वतंत्र होते थे। कंपनी कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले हम देखें कि रॉबर्ट क्लाइव ने उपहार लेने पे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उस समय सैनिक जो थे उपहार के रूप में घूस ले लेते थे, तो उपहार पे बैन लगा दिया था। और इसने कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि व्यापार का ये दुरुपयोग, व्यक्तिगत जो इनका अधिकार था उसका दुरुपयोग ज्यादातर करते थे। और जिला पुलिस थाना की स्थापना की और दरोगा को इंचार्ज बनाया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दरोगा के पद को भी अगर प्रभावशाली किसी ने बनाया तो वो लॉर्ड कार्नवालिस था। दो पद को इसने बहुत ही प्रभावशाली बनाया। एक तो जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिया और थाना का ये प्रभारी इंचार्ज जो है जिले का दरोगा को बना दिया। इस प्रकार हम लॉर्ड कार्नवालिस के मुख्य कार्यों को देखें। इसने कुछ ऐसे कार्य भी किए जो थोड़े भारतीयों के विरुद्ध थे, जैसे कि भारतीयों को उच्च पदों पे जाने पर रोक लगा दिया। इसने एक सीमा तय कर दी कि भारतीय इस पद से ऊपर नहीं जा सकते हैं, चाहे कितने भी योग्य हों। और लॉर्ड कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा का बोल सकते हैं जनक माना जाता है। इसकी मृत्यु 1805 ईस्वी में हुई और इसका मकबरा गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में है। तो हम ये देखें जो लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हमने यहाँ पे कवर किया। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हुए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। तो एक बार क्रम को हम रिपीट कर लेते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक रहा। और 1760 ईस्वी में अल्पकाल के लिए हालवेल बना और 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक वेंसी टाट बंगाल का गवर्नर रहा। और इसके समय इंपॉर्टेंट जो है बक्सर का युद्ध। और 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव रहा। और 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक वेरे लास्ट जो था वो बंगाल का गवर्नर रहा। और 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक जॉन कर्टियर बंगाल का गवर्नर रहा। और 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर रहा।
परंतु हम देखते हैं कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो यदि हम बात करें वारेन हेस्टिंग के बारे में, तो वो बंगाल का आखिरी गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्योंकि उसी के समय ये परिवर्तन हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो हम उसको बंगाल का आखिरी गवर्नर कहेंगे और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेंगे। और ये 1785 ईस्वी तक रहा और 1785 ईस्वी के बाद मैकफर्सन 1700 जो अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था 1785 से 1786 ईस्वी तक था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक था। और 1805 में जब ये दोबारा बना बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी इसी समय गाजीपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे मृत्यु हो गई और वहीं पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है गाजीपुर में। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। और बंगाल एकमात्र अंग्रेज जो बंगाल का 2 बार गवर्नर जनरल रहा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसके मुख्य कार्य स्थायी बंदोबस्त 1793 और 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण, और हम देखते हैं कि जिले का समस्त अधिकार इसने कलेक्टर को दे दिया और जिला पुलिस थाना का स्थापना करके दरोगा को वहाँ का इंचार्ज बना दिया। इसे नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने भारतीयों को उच्च पदों पे जाने पे रोक लगा दिया, क्योंकि ये नहीं मानता था कि भारतीय उच्च पदों के लायक है। और इसकी मृत्यु के बारे में हम देख चुके हैं।